हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग फिर से फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, साउंड। बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। और जो क्या है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी बात करें इसमें साउंड में तो लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट है, जितना आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा उससे कई गुना आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन फोकस करोगे तब। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी इधर किए तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नाम ये साउंड, ठीक है। चलिए तुम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड को। अब तो क्या साउंड है, क्या मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ देर क्या करोगे, ईयरफोन लगा के मेरे को सुन रहे होंगे, या फिर सामने जो बैठे हो वो लोग सुन पा रहे हो, सुन रहे हो ना। हाँ, बाकी लोग सुनते हैं। तो नॉर्मली क्या है, ये साउंड है, इसी को बोलते हैं साउंड, ठीक है ना। तो है क्या एक्चुअल में, अगर हम थोड़ा साइंस के लैंग्वेज में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नॉर्मली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम कह सकते हैं इसको। देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सिंपली कह सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत? अब आगे की बात करते हैं। नॉर्मली इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा जो छोटा सा इसका डेफिनेशन इसके लैंग्वेज में होगा, फिर से हम कह सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल, देखो कह सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल क्या, या विच प्रोड्यूसेस, which enable us, या फिर produces sensation of, मतलब नॉर्मली सेंसेशन, ठीक है ना, सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, ठीक है। नॉर्मली आप ये कह सकते हो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और which enable us or produces sensation of hearing in our ear, क्लियर है। तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन इसमें टॉपिक देखेंगे साउंड में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है क्या, कि जो साउंड है, नॉर्मली आपने क्या दिया, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो साउंड है एनर्जी का फॉर्म है, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा कि साउंड का यूनिट क्या होगा, जूल होगा क्या, समझ रहे हो। तुम्हारे मन में एक विचार आएगा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या साउंड का भी यूनिट जूल ही होएगा, हो सकता है क्या। तो इसको बात को हम लोग आगे करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। नॉर्मली लाउडनेस पर जाएंगे, पिच पर जाएंगे, हाँ, तब वहाँ पर हम डेसिबल यूज़ कर लेंगे। डेसिमल नहीं, डेसिबल, BEL, डेसिबल, ठीक है ना। कभी कभी BLE भी होता है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है दोस्त। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखना, साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशन। देखो क्या बेटा, जब तक वाइब्रेशन नहीं आएगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो नॉर्मल सा बोर्ड है, आपको आवाज सुनाई आ रही है, हाँ, अब जरा देखो आ रही है। तो जब तक वाइब्रेशन नहीं आएगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात। सिंपली क्या होता है कि अगर आप किसी भी सबस्टांसेस पर हैमरिंग करा, ठीक है, और आप हैमरिंग किए और हैमर करने के बाद ऑलमोस्ट उससे आवाज़ें, साउंड निकलती है। नॉर्मली अगर हम बात करें, थोड़ा फॉर्क की बात कर लो, हाँ, इस तरह की बात होती है। अब देखो, ठीक है, कई सारे। अब इसमें क्या करो, एक छोटा सा मेटल लो इस तरह का, और इसमें यूँ इस तरह से इसको देखो। अब ये दोनों फॉर्क के दोनों एजेस पे जैसे वो टकराएगा ना, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। इस फॉर्क पे अगर मान लो दोनों तरफ, दोनों एज पर क्या होगा, अगर ये मेटल टकराएगा ना, तो टकराने के बाद कोलाइड करेगा आपस में, तब ये साउंड जनरेट करेगा। और नॉर्मली ये मेटल ऐसे छोड़ दो,
नहीं जनरेट करेगा, नहीं कर सकता, ठीक है। तभी बात करते हैं। अब सिंपली आता है कि साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशन। तो आप ये बात को याद रखें। तो तुम्हारे मन में एक विचार आएगा कि सर एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी, नोट कर लिए होंगे इसको, ठीक है, कि अब आप जो बोल रहे हो तो आप में साउंड कैसे जनरेट हो रही है, या फिर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में साउंड कहाँ से जनरेट होती है। दोस्त होता है वोकल कोड, जरा फोकस करो, क्या वोकल कोड इनसाइड। तो वोकल कोड अब क्या होता है कि जैसे इसको ना, अब मान लो वाइब्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे इफेक्ट पड़ेगा वैसा वैसा साउंड जनरेट होगा। जैसे मान लो मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। इसी वर्ड को देखो, गले को मैं थोड़ा दबाता हूँ, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, कैसी आवाज आई। अब जरा थोड़ा हल्का इसको मैं क्या करता हूँ, हल्का से इसको दबाता हूँ, कंप्रेस करो, देखो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। मतलब एवं प्रकार से क्या हो गया कि इस वोकल कोड की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे उस पर दबाओ, कंप्रेशन की बात करते हैं, कंप्रेस नहीं हो रहा है, फ्रीली है, तो नॉर्मल साउंड जिसको बोलते हैं नेचुरल साउंड दे रहा है आपको, ठीक है। और जैसे जैसे उसको आप कंप्रेस करते हो तो उसी फ्रीक्वेंसी में, मतलब उसी तरह से क्या करता है वो आपके साउंड जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन की बात करें तो, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, कि द साउंड ऑफ ह्यूमन, देखिए द साउंड ऑफ, देखो जरा, द साउंड ऑफ ह्यूमन, किसमें, साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन वॉइस मतलब कैसे जनरेट कैसे करोगे। तो द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, जरा देखो, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन, ठीक है ना, ड्यू टू, हाँ, जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड जनरेट नहीं होगा, ड्यू टू वाइब्रेशन। अब कहाँ पर, इन अ वोकल कोड, देखो इन अ वोकल कोड, ठीक है, मतलब नॉर्मली कोड का परीक्षा में मुझे लगता है CORD होना चाहिए, वोकल कोड इन द थ्रोट, यानी गले, THROAT, थ्रोट, क्लियर है, ये क्या लिखे हम, थ्रोट। मतलब कहते हैं कि साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशन इन अ वोकल कोड इन द थ्रोट, ठीक है ना। अभी अभी प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया था, आपको करना नहीं है तो क्या पता आप पे गला दब जाए, फिर आवाज में बदल, जैसे मेरे अभी बदल गए, चेंज हो गया, समझ लो आपको। चलिए, अब होता क्या है, जो साउंड नॉर्मली बात करें हम, ठीक है, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही टाइप होगा। साउंड इज प्रोड्यूस, जरा देखना, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू, देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना, नॉर्मली। तो ये तो अभी तक की कहानी थी कि साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉर्मली क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा टर्म ये था कि साउंड जनरेट कैसे होती है, ठीक है ना। तो साउंड ऑलवेज प्रोड्यूसेड और जनरेट ड्यू टू, किसकी वजह से, मतलब वाइब्रेशन की वजह से, क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट आपका आता है क्या कि यार प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन का मतलब होता है क्या, मीडियम, कैसे जनरेट कैसे होता है, कैसे पहुंचता है वहां तक। मान लो मैं अब किसी को बुला रहा हूँ, सपोज मान लो कोई गली मोहल्ला में कोई दूध वाला है और अपने कस्टमर को आवाज़ लगा रहा है, ठीक है, दूध ले लो, ठीक है ना, उस सिचुएशन में
तो उसका क्या प्रोपगेशन होगा जो उसने साउंड को प्रोड्यूस किया और उसके कस्टमर के कान तक पहुंच गया। ठीक है ना, समझ लो बात को। मतलब उसके कान तक पहुंचने के लिए प्रोपगेशन का मतलब ये होता है मीडियम। सिंपली एक लाइन में सोचो, ठीक है ना। मतलब कहते हैं कि साउंड का प्रोपगेशन कोई मीडियम होना चाहिए। ठीक है, पर नोट करो इसको। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड में भी कह सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। नॉर्मल देखो तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एनी मीडियम। ठीक है ना, प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या हो सकता है, एनी मीडियम हो सकता है। मतलब मूवमेंट की बात कर लिया है सिंपली। ठीक है ना, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एनी मीडियम ऑलमोस्ट एयर। ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, एयर। अब देखो एयर के हेल्प से, अच्छा प्रोपगेशन का क्या मतलब है, प्रोपगेशन का मतलब ही है मूवमेंट। प्रोपगेशन का मतलब कहते हैं मूवमेंट। जरा सोचो प्रोपगेशन का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट। ठीक है ना। सिंपली अगर आप और इसको थोड़ा सा आगे की बात करें तो कह सकते हैं साउंड कैन बी propagated in medium like solid, liquid and gases। जरा देखो, यानी हम सिंपली ये क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है कि नहीं। जरा देखो तो स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीन पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इसी को दूसरा लैंग्वेज में कहते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं मीडियम। और इसी में देखो ना गैस आ गया, गैस आ गया तो एयर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपली। ठीक है, तो जो साउंड आपका प्रोपगेट हो रहा है यानी मूवमेंट है, वो एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए उसका मूवमेंट क्या चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस चाहिए। क्लियर है, समझ लो बात को। ठीक है ना। अब क्या होता है ना नॉर्मली कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बात कर लेता है। क्या देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अच्छा कभी तुम्हारे मन में एक ख्याल आया होगा कि अगर मीडियम ना हो तो क्या प्रोपगेट होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे मन में ख्याल आए, अगर मान लो मीडियम ना हो तब क्या बात बन सकता है। अगर मीडियम नहीं हो तो साउंड प्रोपगेट नहीं होगा। जैसे सिंपली आपको हम एक काम करें कि किसी भी एक घर में बंद कर दें, ठीक है ना, और पूरे कंप्लीटली उसको पैक कर देते हैं और आपको कहते हैं कि जोर जोर से गाना गाओ। आप जोर जोर से गाना गा रहे हो तो क्या लगता है बाजू वाला को समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, नहीं समझ आएगा। क्यों, क्योंकि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए, मूवमेंट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। वह मीडियम एयर हो सकता है, वह मीडियम सॉलिड हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड हो सकता है, वह मीडियम आपका गैस हो सकता है। कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब इस मीडियम में आपको कोई मीडियम नहीं है और खास करके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है, यानी एयर का। और एयर का कोई मूवमेंट ही नहीं है, ना तो एयर आ सकता है और ना ही जा सकता है। तो ना आ रहा हो ना जा रहा हो तो उसको देखिए तो प्रोपगेट मूवमेंट के लिए क्या, साउंड तो आप बड़बड़ा रहे हो अपने मन से, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हम ये भी कहते हैं कि अच्छा वो गाना सुने हो ना, मम्मी डैडी, ठीक है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मान लो नॉर्मली एक कमरे में पार्टी पूरा डीजे तेज साउंड में बजा दिए हो, ठीक है, उसमें बेस कम है, डीजे में बेस कम है, केवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बेस से क्या करता है, वाइब्रेट ज़्यादा करता है। नहीं,
आपने देखा होगा ऑलमोस्ट, बेस क्या करता है उसके वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। तो मैंने कहा कि उसका बेस जो है ना वो थोड़ा कम है, और आपने पूरी तरह से एकदम से गाना लगा दिया, हाँ ठीक है, खूब बजाओ गाना मस्ती में, आपने गाना चला लिया। गाना चलाने के बाद पूरा कंप्लीटली आपका जो होम है वो क्या है, आपका लॉक्ड, रूम आपका लॉक्ड। तो जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा ना बाजू वाले को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और यही वजह होता है कि वो पूरा का पूरा पैक होने की वजह से, ठीक है, उसकी आवाज़ें बाहर नहीं जाती। अब कहीं दूर शादी वगैरह में देखते होंगे बज रहा होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बजता कहीं और है, साउंड प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है। सोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कि इसको हमने सोर्स का नाम दे दिया, ठीक है, ये आपका साउंड है इस तरह से, ठीक है, और इसी का नाम देते हैं सोर्स, ठीक है। अब ये साउंड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है, ब्लो करेगा ये, हाँ। अब ये साउंड प्रोड्यूस किया, अब अगर ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो सिंपली बहुत दूर है, आप यहाँ से सपोज मान लो 500 से 700 मीटर के डिस्टेंस पर हो, ठीक है ना, 500 to 700 मीटर के डिस्टेंस पर है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, आप यहाँ पर खड़े हो, जरा फोकस करो, ये मान लो तुम हो, ठीक है ना, हाँ तुम हो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम ऐसे, तो अब ये साउंड आपके कान तक आ रही है, दैट मीन्स क्या है, साउंड जब प्रोपगेट होता है ना तो एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, ठीक है ना। अब 2-3 बातें बताएंगे आपको। सिंपली यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस किया, ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रह्मांड, पूरा एटमॉस्फेयर क्या है, एयर, क्या है ये, एयर। अब यहाँ प्रोड्यूस किया, एयर क्या होता है, मूवेबल होता है, हाँ। अब ये मूव कर रहा है और आपके कान तक एयर पहुंच रहा है, तो इसका नाम होता है पिना, इसका नाम कहते हैं पिना, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाहर वाला जो ये पूरा का पूरा, ये देखो थोड़ा ढंग से, ये पूरा का पूरा पार्ट जिसको कहते हैं पिना, ठीक है। अब सुनाई कैसे देता है उसकी बात करते हैं। तो पीना क्या काम करता है, इसका काम क्या है, पूरी तरह से इसको यानी कंप्लीटली उस पूरे सराउंडिंग में जो है आपके साउंड, उसको कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। वो कलेक्ट किया और ऑडिटरी, इसको बोलते हैं ऑडिटरी, ये देखिए होल होगा एक छोटा सा, हाँ आपके कान में भी होगा, हमारे कान को मत देखो इतना ध्यान से, ठीक है, तुम्हारे कान में भी होगा, ठीक है ना। तो अपने आप को देखना, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, उसको पूरा क्या करता है, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उस ऑडिटरी कैनाल के थ्रू उसको भेजता है, और ये फिनोमेना फिर एंड में करेंगे हम लोग। फिलहाल यही समझना है कि कैसे आप तक कलेक्ट हुआ है वो, ठीक है। तो ये साउंड किसी दूर, किसी जगह पर, किसी बहुत ज़्यादा दूर में 500-700 मीटर डिस्टेंस पर ये क्या हुआ, आपका सोर्स जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ। अब प्रोड्यूस हुआ, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो अब प्रोड्यूस होकर के प्रोपगेट भी तो होगा। अब ये प्रोपगेट किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू। अब एयर के थ्रू कहाँ पहुँच रहा है, आपके कान तक, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, लेकिन बात चल रही थी वैक्यूम की। सिंपली तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे एक लाइन में, साउंड क्या है, एनर्जी। तो हम कह सकते हैं साउंड एनर्जी नेवर बी ट्रेवल इन वैक्यूम, नेवर बी ट्रेवल इन वैक्यूम। मतलब पूरा का पूरा क्या करो तुम, सिंपली एक प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। मान लो इस तरह का एक बोतल है, कांच का ही कोई जार ले लो, इसको जार बोलते हैं थोड़ी लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब इस जार में तुमने क्या कर दिया, एक यहाँ से इलेक्ट्रिक बेल को लगा दिया, मान लो इलेक्ट्रिक बेल है, और इसको पूरी कंप्लीटली इसको आपने सील कर दिया है। एक आपने इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। और इस जार के अंदर, इस जार के अंदर, अब इस जार के अंदर आपने पूरी जार का जो नेक है, इसको कहते हैं हम नेक, ठीक है। इस जार के नेक को आप कंप्लीटली क्या कर दिए हो, सील कर दिए हो। और ये कांच के आप देख रहे हो, जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट है, और आप उस ट्रांसपेरेंट को आप देख पा रहे हो कि चलो भैया मेरा इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप कनेक्शन दे देते हो,
ठीक है। जब आप कनेक्शन देते हो तो ये आपका क्या होता है, इनसाइड ऑफ बेल जार, मतलब इस जार के अंदर वो साउंड प्रोपगेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। प्रोड्यूस हो गया साउंड। और प्रोपगेट कहाँ से करेगा, नॉर्मली जरा देखो तो अब तो कहीं इसका बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ये तो कंप्लीटली क्लोज है ना। और कंप्लीटली अगर क्लोज्ड है तो साउंड सुनाई नहीं देगा, तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तब हम यहाँ से कह सकते हैं साउंड एनर्जी नेवर विल ट्रेवल, और ट्रेवल का दूसरा लैंग्वेज क्या कह सकते हो, मूवमेंट, ठीक है। अब मूवमेंट का दूसरा लैंग्वेज क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हैं प्रोपेगेट्स, ठीक है ना। तो कहते हैं कि साउंड एनर्जी नेवर बी प्रोपेगेट्स इन वैक्यूम। याद रखना इस बात को कि वैक्यूम में, अब तुम्हारे मन में विचार आएगा, ठीक है, अच्छे विचार आएंगे, दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा समझो तो कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम, दैट इज विदाउट presence of material medium। अब मटेरियल मीडियम में आपको भी जस्ट पढ़ाए थे, सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, तो उसके वजह से जब तक वो नहीं आएगा तब तक ट्रैवल नहीं कर सकता है दोस्त, ठीक है ना, यानी विदाउट। क्लियर। अच्छा तुम्हारे मन में एक विचार आएगा, एक बात बताओ सर, मैंने कहा जी पूछो। आप नॉर्मली लाइट को आप जलाते हो, स्विच ऑन किए, फटाक से जल गया, स्विच ऑन किए और ये जल गया। अगर आप स्विच ऑन करते के साथ जलाते हो तो उसको वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर, याद रखना। लाइट को किसी भी मीडियम से जरूरत नहीं होती है, मैं वो भी बात क्लियर करता हूं। लाइट हैज नो requirement of any medium for their lightning of light, ठीक है। मतलब लाइट, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया हम कि लाइट हैज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर लाइटनिंग, ठीक है ना। मतलब उसके लिए कोई भी लाइटनिंग, उसको जलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपने एक बात अभी जस्ट क्लियर हो गया आपका कि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए हमें मीडियम चाहिए, लाइट को प्रोपगेट होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। तो इसका भी जिक्र करेंगे, आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब सिंपली क्या होता है कि अब हम बात करते हैं कि वेव क्या है। अब नॉर्मली हम वेव की बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो वेव की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं वेव क्या है। तो वेव क्या है, देखिए, एनी डिस्टर्बेंस, फोकस कीजिए, हम कह सकते हैं एनी डिस्टर्बेंस दैट, जरा फोकस करो, वेव की बात कर रहे हैं, एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, दैट प्रोपगेट्स थ्रू, that any disturbance that propagates, ठीक है, through medium due to, मतलब कहते हैं कि any disturbance that propagates through a medium ड्यू टू, रिपीटेड की बात कर लेते हैं, वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो, देखिए टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन
ड्यू टू एंड फ्रो, ठीक है। कहां से? अबाउट रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन। एनी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है दैट प्रोपगेट्स थ्रू मीडियम ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो। देखो हम अंडरलाइन कर दिया, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन का क्या मतलब है, जरा सोचो तो। तुम्हारे मन में भी विचार आ रहा होगा, जरा देखो कि यार कभी पानी में पत्थर गिराए हो गया, स्टील वाटर में कभी आपने एक स्टोन को थ्रो किए हो गया। स्टील वाटर में अगर आप स्टोन को थ्रो करो, मान लो सपोज नॉर्मली ये आपका स्टील वाटर है, हाँ, और यहाँ पर आपने ऐसे एक स्टोन या मास का आपने फॉल करा दिया, सपोज मान लीजिए। मैंने कहा कि एक स्टील वाटर है किसी पॉन्ड में, और आप क्या करते हैं इसको सिंपली, यानी आप यहाँ से नॉर्मली यहाँ पे स्टोन को थ्रो कर दिए। तो देखो ये इस तरह से आपका है, इस तरह से और इस तरह से, ये आपका पानी में वाटर के इनसाइड अपर सरफेस पर क्या होगा, नॉर्मली इस तरह से वेव क्रिएट होता है। तो वेव क्रिएट होगा ना, तो आपको ये नहीं पता चलेगा रिपीटेड का क्या मतलब है। यानी देखो वो गाना सुने हो आज, देखो जरा देखना, आज ब्लू है पानी पानी, इस तरह से आ रहा है याद, आज ब्लू है पानी पानी। ये ऐसा मान लो पानी पत्थर आपने क्या करा, पानी में फेंका, ऐसे गया, फिर कैसा गया, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब इस तरह से देखो, इस तरह से मूव होता रहता है, इस तरह से। तो क्या है रिपीटेड का क्या मतलब है? अगर हम दूसरे ग्राफ के टर्म में आपको समझाएं, तो ग्राफ में अगर समझाने की कोशिश करें तो जरा देखो तो, अच्छा, टू एंड फ्रो का मतलब होता है जस्ट आगे पीछे, ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो आगे पीछे ऊपर नीचे। अब जरा देखो तो, अब हम बात करें कि यार इस तरह का कोई डिस्टरबेंस है और इस तरह का मूवमेंट है, जरा देखो, दिख रहा है आपको, आप इधर भी जा सकता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। तो ये यहाँ पर आपका ओरिजिन है, मान लो जहाँ से जनरेट हुआ है ये, और ये वाई एक्सिस और इस तरह आपका एक्स एक्सिस। तो सिंपली आप ये सोचो तो तीन बातें देखना, मतलब किसका समझा रहे हैं, टू एंड फ्रो का। एक पढ़ेंगे आपको अभी मेन पोजीशन, और एक पढ़ेंगे रिपीटेड मोशन। ये तीनों को समझना। टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे आगे पीछे। ऊपर नीचे मतलब क्या है, इसको अगर तुम कहते हो सर प्लस वाई, तो इसको क्या कहते हो, माइनस वाई। इतना तो अभी इतने बुद्धू नहीं हो तुम, इतना मैथ्स आता है तुम्हें, ठीक है। इतना सोचो, ये माइनस वाई, ये क्या आपका प्लस वाई, और ये माइनस वाई। तो अब मान लो सपोज ये बात करो तो यहाँ पर अगर 2 हो तो ये भी पॉइंट्स कितना है, -2, तो ये -4 और ये 4, समझ रहे हो। अब जरा सोचो, ये 4 आपका बन रहा है और ये -4, इस पॉइंट का नाम तुमने कहा 1, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3, ये वाला पॉइंट 4, और ये 5, ये इस तरह से बढ़ रहा है तुम्हारा एक्स की वैल्यू। y और x तभी ग्राफ बनेगा ना, x और y की वैल्यू बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ऊपर y एक्सिस को भी कवर कर रहा है और इस तरह से मूवमेंट भी है। देखिए तो आपको नहीं लग रहा है, अगर इधर हम रफ कर दे थोड़ा, आपको नहीं लगता है कि सर यहाँ जो जनरेट हुआ इस पॉइंट पर, ये x एक्सिस की तरफ भी जा रहा है और y को भी कवर कर रहा है। तो x एक्सिस को भी कवर कर रहा है और y को भी, मतलब क्या हो गया, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, 2D, 2 डायमेंशनल, मतलब 2 एक्सिस को कवर करना क्या कहलाएगा, इसको 2 डायमेंशनल। अब जरा सोचो तो, इधर भी मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है, मतलब क्या हो रहा है कि देखिए, 2 ऊपर नीचे, इधर आगे इधर पीछे। अभी आगे पीछे वाला वर्ड आपको अगर समझ में नहीं आए तो ये देखो जरा, अभी फिर इसको समझाएंगे। ये नॉर्मली आपने पत्थर को क्या कर दिया, पानी में जैसे डाला, तो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना, इसको ऊपर वाला सोचो, और ये वाला पॉइंट जो है, देखो दूसरा कलर है मेरे पास, एक सेकेंड रुको, देखो जरा। अब ये जो रेड वाला को आप देखना नीचे की तरफ,
ये वाला पॉइंट्स देखो तो ये वाला पॉइंट फिर से क्या आ गया आपका ऊपर, जरा देखो तो ये ब्लैक वाला, ये देखो तो ये पानी के ऊपर आया कि नहीं आया, मतलब क्या आएगा, ऊपर आया कि नहीं आया, फिर नीचे आया कि नहीं आया, फिर ऊपर आया कि नहीं आया, फिर नीचे आया कि नहीं आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। हाँ, इसी को बोलते हैं। तो आपने टू एंड फ्रो समझ गया, ऊपर नीचे आगे पीछे, हो गया टू एंड फ्रो। अब मीन पोजीशन की बात करते हैं, सुनना जरा, मीन पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन का मतलब होता है माध्य स्थिति, ठीक है, मतलब नॉर्मल। अब इसको मीन पोजीशन का मतलब होता है एवरेज। मीन पोजीशन क्या हो गया, एवरेज। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हो जरा सोचो तो, मतलब 4 लोग हैं और 4 लोग एवरेज निकालना है, एक्स वाई और जेड का एवरेज निकालना है, तो क्या करते हो, उतने नंबर से डिवाइड करते कि नहीं करते हो, करते हो ना, जिसका एवरेज निकालना है। अगर मुझे एक्स वाई और जेड का एवरेज चाहिए तो एक्स वाई प्लस जेड अपन में 3 करोगे ना, तभी तो एवरेज निकलेगा। एवरेज का ही दूसरा नाम है मीन, एवरेज का दूसरा नाम है दोस्त मीन। अब यहां पर आया पोजीशन, तो मीन पोजीशन, उस पोजीशन मतलब मूवमेंट, जो मूवमेंट है उसका मुझे मीन निकालना है। तो सिंपली देखिएगा, जितना ऊपर गया उतने नीचे आया कि नहीं आया, और जितना ऊपर गया उतना नीचे। तो आपका जो ये लाइन है ओ एक्स वाला, इस लाइन को क्या कहोगे, इसी को तो बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। ये जो लाइन आया ना आपका, ये स्ट्रेट लाइन जो आ रहा है, ये मीन पोजीशन। तुमको लगेगा कि सर इधर मीन पोजीशन, अरे भैया जितना ये उतना नीचे, तो ये भी तो बना, समझ रहे हो। तो मूवमेंट, ग्राफ का मूवमेंट देखते हो, वेव कहां पर क्रिएट हो रहा है उसकी बात करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो नॉर्मली क्या है आपका कि यहां से जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। तो ये जो लाइन है, जितना ऊपर, अगर मान लो यहां से 2 ऊपर गया और 2 नीचे आया है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, +2, और इसको क्या कह सकते हो, -2। अरे जितना ऊपर उतना नीचे, तो मीन कितना आया, +2 -2 इक्वल टू 0। अब देखो तो ये 0 नहीं है जहां से स्टार्ट हुआ था, है ना, जहां से स्टार्ट हुआ 0 है कि नहीं है, इसी को बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोल दोगे इस पॉइंट को, इसको बोलेंगे ओरिजिन, मूल पॉइंट कहते हैं, मेन पॉइंट इसको कहते हैं, मेन पॉइंट इसको कह सकते हैं मेन पॉइंट, मतलब जहां से जनरेट हुआ, जहां से चलना स्टार्ट हुआ है उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको मीन पोजीशन भी आ गया समझ में। अब रिपीटेड का क्या मतलब, रिपीटेड का क्या मतलब जरा समझो। तो रिपीटेड का मतलब है भाई ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो अपने ही पाथ को रिपीट कर रहा है ना। जैसे मैंने एक छोटा सा वो बताया कि जो गाना आया था, आज ब्लू है पानी, तो ऐसे देखते हो, जितना फोकस करना, जितना ऊपर उतना नीचे, फिर जितना ऊपर उतना नीचे, फिर जितना, तो रिपीट हो रहा है ना अपने मोशन का, कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिपीटेड मोशन। तो तीनों चीज क्लियर हुआ, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे, इधर भी मूवमेंट। चलिए, अब बात करते हैं मीन पोजीशन, यानी जितना ऊपर उतना नीचे। तो जो बीच वाला पॉइंट है उसको क्या कहोगे, मीन पोजीशन, यानी ओ एक्स वाली लाइन क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगा, इस संदर्भ में, इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल लाइन मीन पोजीशन कहलाएगा। क्लियर है। अब आता है रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब जितना ऊपर उतना नीचे हुई, रिपीट कर रहा है अपने मोशन को बार बार। अब तुम सोचो कि अगर स्टिल वाटर में तुमने इस तरह से पानी में पत्थर को फेंका, पत्थर फेंकने के बाद तुम देखते हो कि पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से पानी होता है, इस तरह। अगर नहीं होता है तो अपने बाथ टब में पानी रख देना, थोड़ा देर छोड़ देना उसको, उसके बाद एक पत्थर लेना, उसके ऊपर गिरा देना और चुपचाप करके देखना क्या हो रहा है, एकदम देखते रहना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है सिचुएशन। देखो, मैंने आपको पहले कहा था फिजिक्स जो वो विजुअलाइजेशन है, आपको एकदम पूरा का पूरा समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ये नहीं कि नॉर्मली रट्टा मार लीजिए खत्म हो गया, तब नहीं बन पाओगे फिजिक्स। समझ बात को। चलो देखो, अब यहाँ पर आता है क्या, तो मैंने कहा कि जो आपका वेव है, एनी क्या है, सबस्टांसेस, एनी सबस्टांसेस विच प्रोपगेट्स ड्यू टू रिपीटेड, ठीक है ना, रिपीटेड मोशन, ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, समझ रहे, टू एंड फ्रो। तो ये वेव था आपका। अब हम बात कर रहे हैं कि वेव का टाइप क्या है।
समझो तो हम बात करते हैं यहाँ से टाइप ऑफ वेव। तो टाइप ऑफ वेव में फर्स्ट जो बनता है इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है आपका मैकेनिकल वेव which require material medium, उसको क्या कहोगे आप? मैकेनिकल वेव। समझ लो ना, किसके लिए? मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी वेव को प्रोपगेट होने के लिए, मतलब प्रोपगेट का क्या मतलब है यहाँ पर? प्रोपगेट का मतलब है मूवमेंट। तो एक ऐसा वेव जिसको मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी। उसको क्या कहोगे आप? ठीक है, जैसे सिंपली बात कर लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जैसे वाटर वेव, स्प्रिंग वेव। ठीक है, देखो जरा, वाटर वेव, कौन सा? स्प्रिंग वेव की बात कर लिए। ठीक है, और नॉर्मली बात करते हैं आपका सिंपली स्ट्रिंग वेव, धागे वाली। ये सब जितने भी है ना, सब क्या है आपका? मैकेनिकल वेव है। ठीक है, ये सब क्या है? मैकेनिकल वेव। अब दूसरा जो आता है दोस्त, सेकेंड आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Electromagnetic wave which do not require material medium for their propagation. Wave which do not require, ठीक है ना, material medium for their propagation. नॉर्मली फॉर देयर मूवमेंट के लिए, जैसे आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताए थे लाइट के बारे में। मैंने कहा साउंड को मुझे मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम बोले तो एयर, बोले तो सॉलिड, बोले तो लिक्विड, बोले तो गैस। हाँ, लेकिन आपको लाइट के लिए, लाइटनिंग जब हो रही होती, बल्ब जलाते हो ना, आपके अंधेरा में बल्ब नहीं जलेगा, मान लो जलेगा। वैक्यूम में नहीं जलेगा। रूम में पूरा से गैस निकाल दो पूरे रूम से, आपको क्या लगा था? एक बेलजार वाली जो बात किए थे अभी जस्ट, जरा सोचिए तो, इस तरह का एक बोतल की बात नहीं कर लिया था अभी जस्ट, इस तरह का एक बेलजार है और इसमें आप वायर देके यहाँ पर बल्ब लगा दो, तो क्या ये नहीं जलेगा? इसको पूरा सील कर दोगे तो, अगर इसको पूरी एयर निकाल दे रहे हो तो क्या नहीं जलेगा? जलेगा बेटा। तो हम कह सकते हैं उसको कोई जरूरत है वैक्यूम वगैरह की? नहीं है ना, तो हमने इसीलिए लिखे थे लाइट को कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेव डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जिसको कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी एक ऐसा हुआ है, भगवान ना करे ऐसा हो, कभी बीमार पड़े होंगे और तुम हॉस्पिटल गए होंगे, ठीक है, तो कभी एक्सरे वगैरह करवाए हो क्या? अगर एक्सरे वगैरह कराए हो तो देखिए उसको किसी वैक्यूम में किसी मीडियम की जरूरत है। सीधा सीधा आपको यूं खड़ा करा, जहां पर आपका फ्रैक्चर है उसको यूं रखा उसके सामने, एक बटन क्लिक करा, हो गई जी कंप्लीट। आपके पूरा का पूरा एकदम से कंकाल दिखा देता है, नहीं? तो उस समय उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या आप इसके एग्जाम्पल में एक्सरे दे सकते हो? क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी ले लो। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं तो क्या है? एक्सरे, अभी भी जस्ट बात कर लिया हम लोग, समझ लो बात की नहीं? जैसे मान लो रेडियो बजते थे, क्यों? रेडियो एफएम वगैरह तुम लोग सुनते होंगे, तो एफएम में कभी सुने हो कि यार उसके लिए पूरा मीडियम चाहिए, सैटेलाइट कहीं और फिक्स है, आप यहाँ फ्रीक्वेंसी आपका कंडक्ट करते हो, हाँ, आप मिलाते मैच कराते फ्रीक्वेंसी और एकदम से धूम तराना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, आज वीडियो है पानी पानी, मम्मी डैडी, ये सब कहाँ से आता है? किसी मीडियम की ज़रूरत है? नहीं है। अगर किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर आप ले लीजिए कौन सा? रेडियो वेव, ठीक है। और तुम्हारे मन में इच्छा हो तो आप कह दो इसको कौन सा, मतलब थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन,
समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा सिंपली। और तुम्हारा मानो तो ये भी ले लो जिसका बार बार एग्जांपल दे रहे हो, हाँ, लाइट वेव का। तो ये सब किसका एग्जांपल है? ये सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्लियर है? ये सब आपका किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो फिर से सुनिए, ऐसे वेव जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़े उसको मैकेनिकल, जिसको जरूरत ही ना पड़े उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और आपके पास सिर्फ एक और बचा है वो है मैटर वेव। चलिए उसको क्लियर कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, मैटर वेव की बात करते हैं। थर्ड जो बन रहा है मैटर वेव। ठीक है, सिंपली। अब मैटर वेव क्या है जरा सोचो तो। द वेव क्या लिखे हम लोग? द वेव विच एसोसिएट्स विद मूविंग एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। The wave which associates with moving atomic और subatomic particles। ठीक है, यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या कहोगे? यानी मैटर वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। हाँ, तो तुम्हारे मन में विचार आएगा सर एग्जांपल भी ले लो ना, ले लो बेटा एग्जांपल। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा और, एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रॉन की बात कर लो। दूसरा एग्जांपल क्या है? प्रोटॉन की बात कर लो। तो ये सब क्या कहलाएगा? मैटर वेव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहलाएगा आपका? मैटर वेव। सिंपली होता है द वेव विच एसोसिएट विद मूविंग एटॉमिक और सब एटॉमिक। तो बेटा यहाँ पर ना एटॉमिक और सब एटॉमिक, तो दुनिया में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वह कौन से हैं? तीन ही होता है पूरी दुनिया का। ठीक है, सिंपली। और वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल। याद करो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं प्रोटॉन और कहते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन तो हमेशा जीरो हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बचा ये मूव कर रहा होता है, ये हमेशा न्यूक्लियस में होता है। किसी न्यूक्लियस में क्या होगा, मान लीजिए अगर न्यूक्लियस की बात कर लीजिए इस तरह का, तो ये आपका न्यूट्रॉन और प्लस क्या होगा? प्रोटॉन, और ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। समझ रहे हो ना बात को? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग मैटर वेव। क्लियर है? तो आपको तीन बात मैंने कराया। ठीक है, वो करा दिए, मतलब वेव के टाइप्स, एक मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा जो था वो मैटर वेव था। क्लियर है?